सो 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स कैसे हो यार आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आर्ट स्ट्रीम के लिए हमने वीडियोस डालना शुरू कर दिया है। अगर आपको नहीं पता तो जरूर से हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इस चैनल पे आर्ट स्ट्रीम के बाकी सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस आएंगे। अभी तो मैंने साइकोलॉजी को स्टार्ट किया है, फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है दोस्तों स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी। इसका फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी जा चुका है, आज है सेकंड लेक्चर वीडियो जिसमें हम और भी आगे की चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी बस हमारे साथ फटाफट से बने रहो और बहुत ज्यादा पढ़ाई करेंगे, मजा करेंगे। तो आपको अगर मैं क्विकली याद दिलाऊं, सबसे पहले हमने इस चैप्टर की शुरुआत में क्या क्या स्टडी किया था। हमने देखा था कि साइकोलॉजी का बेसिक मतलब क्या होता है, और साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि कैसे आया साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी। सबका इमोशंस अलग होता है, सबका अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, ह्यूमन बिहेवियर सबका अलग अलग होता है। ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। फिर साइकोलॉजी के कुछ हिस्ट्री के बारे में हमने स्टडी किया, जिसमें प्लेटो जो साइकोलॉजिस्ट था उसने कुछ अलग बात की, जो जॉन लॉकी जो था उसने कुछ अलग बात की थी। तो ये सारा चीज हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो जरूर से देख लेना। कॉन्शियस क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी कर लिया था, कि कैसे हमारा पहला लैबोरेटरी जो है जर्मन फिजिशियन द्वारा बनाया गया था, फिलोसोफर विल्हेम वुंड ने एस्टैब्लिश किया था पहला साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी, जो कि लेपिक यूनिवर्सिटी 1879 में बनाया गया था। ये उसकी फोटो है, ठीक है। ये सारा चीज हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे सेकंड लेक्चर में स्टडी ऑफ अनकॉन्शियसनेस। ये भी शायद हमने डिस्कस कर लिया था ना, अनकॉन्शियसनेस। हाँ, आज हम स्टडी करेंगे स्टडी ऑफ बिहेवियर। स्टडी ऑफ बिहेवियर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कई सारे एग्जांपल पिछले वीडियो में बताए, आज भी अगर मैं बताऊं आपको, जैसे क्या होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी और का बुरा करते हैं अपने फायदे के लिए, और उसके बाद उसको भूल जाते हैं। ठीक है ना, मैंने तो अपना फायदा कर लिया, मैं भूल जाऊंगा, मेरे मन में कोई गिल्ट नहीं होगा। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, अगर बाई चांस गलती से भी किसी इंसान का उसके वजह से अगर बुरा हो गया है, तो उसके मन में दिन रात वही चलेगा, अरे यार मेरे वजह से उसका ये हो गया, मेरे वजह से उसका नुकसान हो गया, मेरे वजह से वो हर्ट हो गया। तो ऐसे एक ही इंसान, मतलब दो अलग अलग इंसान दो अलग अलग चीजों के बारे में सोचते हैं। दैट इज द बिहेवियर। सबका बिहेवियर अलग है। कोई अच्छे से व्यवहार रखता है, किसी के साथ अच्छे से बात करता है। कुछ लोग होते हैं जिसको सिर्फ अपने से मतलब है, पूरी दुनिया गई तेल लेने, सिर्फ मैं सुखी रहना चाहता हूं, मैं, मेरा फायदा होना चाहिए, मेरे पास पैसे आना चाहिए, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, और इसीलिए दुनिया में जो है लोग ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, तादाद बढ़ती जा रही है, और इंसानियत पे से इंसान का जो विश्वास है वो भी कम होते जा रहा है। तो वही चीज क्या होता है, बिहेवियर। तो जो कॉन्शियसनेस था जो वुंड ने बताया था, और अनकॉन्शियसनेस जो था जो फ्रूइड ने बताया था, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय एनीवन एल्स, मतलब किसी और से डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसीलिए जॉन बी वाटसन जो थे, इन्होंने साइकोलॉजी को रीडिफाइन किया, एक ऐसा साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर को समझता है, और वो एक्चुअल में देखा भी जा सकता है और मेजर भी किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बताया। अब साइकोलॉजी का जो डेफिनेशन है, जो लेटेस्ट डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन बनाया गया, वो सिंपली ये बताया गया कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, दैट्स इट, फुल स्टॉप। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, तो बोल देना कि साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द ह्यूमन माइंड, बस दैट्स इज। मेंटल प्रोसेस का स्टडी जो करता है उसी को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। अब मॉडर्न डिफिनेशन का दो इंपॉर्टेंट टर्म्स था, एक था बिहेवियर और मेंटल प्रोसेस along विद द साइंटिफिक मेथड यूज्ड टू स्टडी देम। क्योंकि अगर आप किसी का बिहेवियर स्टडी कर रहे हो, अगर आप किसी का मेंटल प्रोसेस को स्टडी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं इसमें बोलते हैं ना, यूज करने के लिए या फिर समझने के लिए कुछ मेथड्स लगेंगे, साइंटिफिक मेथड्स लगेंगे। तो वो कौन कौन से मेथड्स है, कुछ मेथड्स यहां पे एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। सबसे पहले व्हाट इज बिहेवियर। अब बिहेवियर का मतलब होता क्या है, देखो यहां पे इन जनरल बिहेवियर का मतलब होता है, इट इज डिस्क्राइब एज द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्स टू वेरियस स्टिमुलाई प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। जैसे कुछ लोग हैं, जैसे मान लो कोई बहुत तेज बॉल आ रही है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, बॉल को ऐसा पकड़ सकते हैं क्योंकि उनके पास कैचिंग एबिलिटी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बॉल तेजी से आ रही है तो वो झुक जाएंगे ताकि बॉल वहां से चला जाए, सर पे ना लगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, वो घबरा जाते हैं, एकदम हाथ वो ऐसे करते हैं तो हाथ पे लग जाती है, सर पे लग जाती है, चोट लग जाती है। तो आप अपने एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, यानी आपको दुनिया क्या दे रही है, उससे आप क्या रिएक्ट करते हो, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन द साइकोलॉजिकल बिहेवियर। यानी बिहेवियर में सबका अलग अलग क्यों होता है। जैसे मान लो कि कोई इंसान है, कोई बच्चा है, 3 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट फेल होता है तो बहुत डर जाता है, रोने लगता है, घबरा जाता है, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया। दूसरा स्टूडेंट होता है, वो फेल हो जाता है तो बोलता है अरे यार फेल हो गया, शिट यार, अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए थी, चलो अगली बार अच्छे से मेहनत करूंगा। और तीसरा जो बच्चा होता है वो बोलता है अरे फेल हो गया ना, अरे कोई बात नहीं यार, निकाल लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास, क्या होता है फेल होना। तो मतलब तीनों इंसान का सेम जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई उसके पास आया, यानी बाहर से जो उसके पास प्रॉब्लम आया, वो तीनों इंसान ने अलग अलग रिएक्ट किया, यानी तीनों इंसान का अलग अलग बिहेवियर था। तो वही चीज यहां पे बताता है, क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करता है। उसका स्टिमुलस भले ही सेम हो, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो भले ही सेम हो, लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग करता है। इसीलिए जो इसका डिफरेंसेस होता है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, पर्सनालिटी क्या है, और एटीट्यूड कैसा है लाइफ को लेके, ये सारी चीजें यहां पे डिस्कस कराई गई है। तो बिहेवियर इज ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप का बिहेवियर होता है, एक होता है ओवर्ट और एक होता है कोवर्ट। ये दोनों को याद रख लेना,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है साइकोलॉजी के अंदर, खासकर स्टडी ऑफ साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो देखो टाइप ऑफ बिहेवियर क्या होता है, एक ओवर्ट होता है, एक कोवर्ट होता है। तो ओवर्ट बिहेवियर मतलब क्या, कि ऐसा बिहेवियर दैट कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बाय अदर्स, यानी कि कोई कैसा बिहेव करता है मैं उसको देख के ही बता सकता हूं कि देखो ये ऐसा बिहेव करता है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका बिहेवियर खराब है। और इसका एग्जांपल है जैसे कि वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, फाइटिंग, कुछ भी हो रहा है मैं देख पा रहा हूं, उससे मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, ये आपका ओवर्ट बिहेवियर है। लेकिन कोवर्ट बिहेवियर क्या होता है, ये डायरेक्टली हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन बट इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम वन अदर बिहेवियर, यानी कि किसी का फीलिंग क्या है किसी चीज को लेके, किसी का थिंकिंग क्या है, सोच क्या है, हर इंसान का सोच अलग होता है, कोई कितना याद रख सकता है, कितना भूल सकता है, उसके बिहेवियर को स्टडी जो करता है वो आपका कोवर्ट बिहेवियर होता है, ठीक है। और यही जो मेंटल प्रोसेस होता है जिसमें कोवर्ट एक्टिविटीज आती है, इट कैन बी मेजर्ड हाउ पीपल रिएक्ट टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशन इन देयर लाइफ, यानी जो कोवर्ट बिहेवियर है वो कैसे पता चल सकता है, किसी के अंदर क्या फीलिंग चल रहा है, किसी के अंदर क्या भूलने की आदत है, किसी को क्या याद रखने की आदत है, किसी के अंदर क्या सोच चल रहा है, वो कैसे पता चलेगा, जब तक कि कोई ऐसा सिचुएशन उसके लाइफ में ना आ जाए और उससे वो क्या रिएक्ट करे जिससे वो पता चल सके, ठीक है। समझ में आया, ये चीज था आपका बिहेवियर के बारे में, टाइप्स ऑफ बिहेवियर के बारे में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो वही था ये साइंटिस्ट जॉन बी वॉटसन, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, और उन्होंने एक बिहेवियर के ऊपर स्टडी किया था और उसके ऊपर स्कूल भी बना दिया था, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म। 1878 में जन्म हुआ था, 1958 में इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्होंने बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स के ऊपर रिसर्च किया था, चाइल्ड के ऊपर, चाइल्ड ट्रेनिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भी रिसर्च किया था। और वॉटसन ने डिफाइन किया था बिहेवियर एज एनीथिंग ए पर्सन और एनिमल डज नॉट कैन बी ऑब्जर्व, यानी कि एक ऐसा चीज जो ऑब्जर्व किया नहीं जा सकता, ऑब्जर्व किया जा सकता है, दैट कैन बी ऑब्जर्व, रिकॉर्डेड एंड स्टडी, यानी किसी चीज का बिहेवियर को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना। जैसे मान लो कि आप किसी से दोस्ती करते हो, आप स्कूल में जाते हो, आप कॉलेज में गए, पहली पहली बार 10वीं से पास आउट हो गए, 11वीं में गए होंगे, तो 11वीं में आपका आर्ट स्ट्रीम में जब आप गए होंगे तो उसमें से आप, मुझे लगता है 60 स्टूडेंट होंगे, तो 60 में से पहले से किसी 10 बच्चों को जानते होंगे, और बाकी के जो 50 स्टूडेंट होंगे वो आपके लिए नए होंगे, क्योंकि वो अलग अलग स्कूल से पढ़ के आए होंगे आपके पास पढ़ने के लिए। तो क्या आपकी दोस्ती 60 के 60 बच्चों से है? नहीं। आप पहले क्या करते हो, स्टार्टिंग का 10 दिन, 5 दिन, एक हफ्ता, 20 दिन क्या करते हो, पहले एनालाइज करते हो, हर किसी का बिहेवियर देखते हो कि कौन कैसा है। तो आपका जो बिहेवियर होता है, जैसे साइकोलॉजी का बेसिक चीज क्या है, जो हमारे जैसा होता है हमको वो अच्छा लगता है, करेक्ट है, कोई अलग चीज हमें अच्छी नहीं लगती है। लोग बोलते हैं अपोजिट अट्रैक्ट्स, लेकिन अपोजिट अट्रैक्ट नहीं होता, ये बोलने की बातें होती है। जो हमारे जैसा इंसान होता है हमको वही इंसान अच्छा लगता है। जैसे मान लो कि आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर कोई आपके बगल में कोई बंदा बैठा है और वो बोल रहा है कि आज क्रिकेट खेलने चलेगा क्या, तो आपको भी क्रिकेट बहुत पसंद है, तो आप उसके साथ ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग बनाओगे, दोस्ती करोगे। कोई बोलेगा कि मेरे को फुटबॉल खेलना पसंद है और आपको पसंद नहीं है, तो आप उसके साथ जाओगे नहीं जाओगे, अपोजिट यहां पे अट्रैक्ट नहीं होता है। मतलब अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी बिहेवियरिज्म के हिसाब से हम वही चीज करते हैं जो हमें अच्छा लगता है। तो हम अपने आसपास के 60 में से उन्हीं लोगों के साथ दोस्ती आगे बढ़ाएंगे, उनके साथ ही बात करना पसंद करेंगे जो हमारे जैसे सोचता है, हमारी जैसे सोच है, ठीक है ना। कोई हंसी मजाक करना पसंद करता है तो आप उनके साथ बैठोगे, कोई एकदम पढ़ाई में सीरियस होगा और आप भी पढ़ाई में सीरियस होंगे तो आप पढ़ाई वाले जो सीरियस इंसान है उसके साथ बैठना पसंद करते हो, ज्यादातर ऐसा होता है। तो यही चीज यहां पे जो वॉटसन है उन्होंने बताया था, और एक फॉर्मूला बनाया उन्होंने, चाहे वो ऑर्गेनिज्म का इंटरनल बिहेवियर हो, चाहे वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से आ रहा होगा। ये जो आइडिया है उन्होंने रिप्रेजेंट किया SOR मॉडल से। क्या होता है SOR? S फॉर स्टिमुलस, O फॉर ऑर्गेनिज्म एंड R फॉर रिस्पॉन्स, यानी कि क्या स्टिमुलस आ रहा है, यानी क्या प्रॉब्लम आ रहा है, उसका ऑर्गेनिज्म कौन है, इंसान के ऊपर आ रहा है, जानवर के ऊपर आ रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है और क्या रिस्पॉन्स वो कर रहा है, दैट इज नथिंग बट SOR मेथड या फिर SOR मॉडल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है SOR मॉडल का, फटाफट से याद कर लेना। एग्जांपल समझते हैं, चलो बहुत मजा आएगा, इसको समझते हैं पहले। देखो क्या बोल रहा है एग्जांपल, सेम स्टिमुलस डिफरेंट रिस्पॉन्स, यानी सेम स्टिमुलस है लेकिन रिस्पॉन्स अलग अलग है। जैसे स्टिमुलस गिवन टू डिफरेंट इंडिविजुअल, जैसे मान लो कोई एक अलग अलग इंसान है और उसको सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया गया है, सेम टाइप का स्टिमुलस दिया हुआ है, बट उनकी जो रिस्पॉन्स रहेगी काफी यूनिक रहेगी, क्योंकि हर किसी का यूनिक पर्सनैलिटी होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है और एटीट्यूड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे टीचर ने पूछा, जैसे आप स्टूडेंट हो तो टीचर आस्क सम क्वेश्चन इन द क्लासरूम, यानी कि कोई चैप्टर पढ़ा रहे आपको और अचानक से आप सभी को सवाल पूछा गया, तो टीचर आस्क क्वेश्चन इन द क्लासरूम। तो मान लो ऑर्गेनिज्म है रोहन नाम का कोई लड़का, अब रोहन नाम के लड़के को कोई क्वेश्चन पूछा तो उसने रिस्पॉन्स किया और उसका जवाब उसने दिया, आंसर बताया। लेकिन सेम चीज टीचर आस्क सम क्वेश्चन इन द क्लासरूम, यानी कि वापस से टीचर ने क्वेश्चन पूछा, तो यहां पे जो लड़की है सानिका नाम की, उसको ये क्वेश्चन पूछा गया तो वो चुपचाप रही, क्योंकि उसको आता ही नहीं है। होता है ना, आपने देखा होगा कि मान लो कोई टीचर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी, Who knows the definition of psychology? तो रोहन ने हाथ खड़ा किया और फटाफट बोल दिया कि मैम साइकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड द मेंटल प्रोसेस, बता दिया, वेरी गुड, बैठ जाओ। लेकिन मान लो सानिका को भी पूछा तो सानिका चुपचाप खड़ी है, मैडम, दैट इज द बिहेवियर ना, एक अलग बिहेवियर हुआ, रोहन का बिहेवियर अलग था, सानिका का बिहेवियर अलग था। फिर टीचर आस्क सम क्वेश्चन इन द क्लासरूम, फिर से टीचर ने क्वेश्चन आस्क किया और इस बार सचिन को पूछा, और सचिन क्या करता है, क्वेश्चन को ही इग्नोर कर देता है। टीचर पूछ रही है, हाँ बताओ चलो डेफिनेशन, वो ऐसा
ऐसा इग्नोर कर रहा है, मैडम व्हाट वाज द क्वेश्चन, नहीं मालूम ही नहीं है। और तीसरा मतलब लास्ट क्वेश्चन कि भाई टीचर ने सेम वापस से क्वेश्चन पूछा और इस बार सौरव को पूछा, फिर सौरव क्या रिएक्ट कर रहा है, ट्राइज टू रिकलेक्ट द आंसर इन हिज माइंड। मैडम मैडम साइकोलॉजी ना, मैडम साइकोलॉजी क्या था मालूम है क्या, साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज ना, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस मैडम, मेंटल प्रोसेस, हाँ 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 नहीं साइकोलॉजी है, हाँ मैम याद आ गया याद आ गया। तो वो रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब यहां पे सेम क्वेश्चन मैडम ने पूछा, यानी कि स्टिमुलस जो था वो सेम था, स्टिमुलस सेम था, क्वेश्चन सेम था, प्रॉब्लम सेम था, लेकिन चार अलग अलग इंसान, रोहन, सानिका, सचिन, सौरभ ने, चारों ने अलग अलग रिएक्ट किया। कोई आंसर दे पाया, कोई साइलेंट रहा, कोई इग्नोर किया क्वेश्चन को, और किसी ने याद करने की कोशिश की, एक्टिंग की बोल सकते हो। तो चारों का क्या हो गया, बिहेवियर अलग हो गया, और वही चीज यहां पे वाटसन ने बताने की कोशिश की है। समझ में आ गया? बहुत ही मस्त और बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहां पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर हो गया? ओके। अब चौथा है स्टडी ऑफ कॉग्निशन। अब इसका मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ कॉग्निशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टडी ऑफ कॉग्निशन। ठीक है, इसको आप समझ लोगे तो समझ लेना आधे से ज्यादा चैप्टर आपका हो गया। वैसे तो हम लोग ऑलमोस्ट आधे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं, लेकिन कॉग्निशन का मतलब समझते हैं पहले। देखो क्या होता है, देखो स्टडी ऑफ कॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या हो गया, आ गया, हाँ देखो स्टडी ऑफ कॉग्निशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें क्या होता है कि 1950s और 1916 के दौरान, यानी आज से 60-70 साल पहले की अगर मैं बात करूं, जो साइकोलॉजी के ऊपर जो फोकस था, इट शिफ्टेड फ्रॉम द बिहेवियर टू कॉग्निटिव। यानी कि हमारा डेफिनेशन बोलता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस, लेकिन 1950-60s के दौरान में बिहेवियर कम, मेंटल प्रोसेस को ज्यादा फोकस किया जाता था। तो कॉग्निशन का मतलब, कॉग्निटिव का मतलब होता है दिमागी रूप, यानी कि मेंटल प्रोसेस, इसी को हम लोग कॉग्निटिव बोलते हैं। और साइकोलॉजिस्ट है ना, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थे इन स्टडिंग द प्रोसेस सच एज परसेप्शन। यानी कि भाई साइकोलॉजी को अगर समझता है तो बिहेवियर तो चलो ठीक है, बिहेवियर देख के समझ में आएगा, लेकिन एक होता है कॉग्निशन, यानी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो सोच कैसे रहा है, वो किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अपनी राय क्या बना रहा है, यानी परसेप्शन क्या है उसका, सोच क्या रहा है, उसकी याददाश्त कैसी है, मेमोरी कैसा है, और हायर ऑर्डर मेंटल एक्टिविटीज, यानी कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किस प्रकार से सोच पा रहा है, काम कर पा रहा है, उसी को कॉग्निशन बोलते हैं। ये उसका डेफिनेशन आप आराम से याद रख सकते हो। और ये जो कॉग्निटिव यानी कि जो मेंटल प्रोसेस है, जैसे परसेप्शन, थिंकिंग, मेमोरी होना और हायर ऑर्डर मेंटल एबिलिटीज, एक्टिविटीज को करना, ये जो प्रोसेस होता है, इसी को जो करते हैं वो होते हैं साइकोलॉजिस्ट। कौन से वाले? कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होते हैं, यही स्टडी करते हैं आपके इनर मेंटल प्रोसेस के बारे में। जैसे मान लो कि मेरा दिमाग बहुत सारा ओवर थिंकिंग कर रहा है, मेरा दिमाग बहुत परेशान है, थिंकिंग कर रहा है, राय बना रहा है, परसेप्शन बना रहा है, मेंटल एक्टिविटीज कर रहा है, तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा और मेरे को चैन की नींद नहीं आ रही है, तो मैं जाऊंगा किसके पास? साइकोलॉजिस्ट के पास। मैं जाऊंगा अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि हर कोई को लगता है कि भाई सिर्फ फिजिकली चोट लगा, इंटरनली प्रॉब्लम हुआ तो ही डॉक्टर के पास जाना होता है। नहीं, कुछ लोग दिमाग के लिए भी डॉक्टर के पास जाते हैं कि भाई मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, इसको थेरेपी लेना बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो गए हो लोग बोलते हैं ना कि तू पागल हो गया, जा इलाज करा। पागल होना नहीं होता है, सबका दिमाग अलग चलता है। तो जो इनर मेंटल प्रोसेस होता है, उसी को कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलस और रिस्पांस के बीच का जो गैप है, उसके बीच का स्टडी करते हैं और बताते हैं, हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड नॉट जस्ट व्हाट ए पर्सन डज, यानी कि सिर्फ उसके बारे में बताते नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि वो कैसा बताते हैं कि कैसा वो सोच सकता है। तो यही सब चीज था, दैट इज द स्टडी ऑफ कॉग्निशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी इन इंडिया की, साइकोलॉजी इंडिया में कैसे आया, उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट कैसा आ गया, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट थे, कौन कौन से प्रोफेसर थे, उन्होंने कब कब काम किया है, क्या किया, ये सारा चीज हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। छोटा ही चैप्टर है, डोंट वरी। आज सेकंड लेक्चर यहां पे एंड करते हैं और इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें लेक्चर नंबर 3 होगा, और लेक्चर नंबर 3 में जो बचे हुए रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको हम कंप्लीट करा देंगे और बहुत जल्दी आपका साइकोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट कि साइकोलॉजी के अलावा आपके कौन से सब्जेक्ट है 11th स्टैंडर्ड आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर। मैं उसके लिए भी काम करूंगा, फटाफट से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त पे, आप लोग अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करोगे और दोस्तों को बुला के चैनल को सब्सक्राइब कराओगे, ये वीडियो को जितना हो सके शेयर करोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना कि क्या आपको लगता है साइकोलॉजी के बारे में, अपनी राय जरूर से देना। चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना वीडियो को लाइक करके, और फटाफट से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए आप लोग फटाक से ओपन करके वीडियो को देख सको। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, बाय।